हेलो एवरीवन। अपन सिंगल ऑर्डर एंड सिंगल डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट चैप्टर में कर ली थी। आज हम बात करेंगे रिड्यूसेबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कई बार समीकरण क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, पर अपन उसको उसमें कुछ किसी टर्म से गुणा करवा के उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, और जिस टर्म से अपन उसको गुणा कराते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालने की विधि हैं, इसके कुछ विधि दे रखी है, कुछ नियम उनको निकालने के। तो इसमें पहला जो नियम है, कई समीकरणों को क्या एग्जैक्ट होती नहीं, उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए उसको किसी टर्म से गुणा करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट में IF से। अगर किसी समीकरण को अपन जो एग्जैक्ट नहीं है उसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करवा दे तो एग्जैक्ट में बदल जाती है, फिर इसको अपन आसानी से क्या कर पाते हैं, सरल कर पाते हैं। तो इसके इंटीग्रेटिंग प्राप्त करने के भी तीन चार नियम हैं। अपन नियम फर्स्ट देखेंगे। नियम फर्स्ट है, इसको कहते हैं निरीक्षण विधि या निरीक्षण द्वारा पता लगाते हैं। इसमें अपन इसको देख करके पता लगाते हैं, इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं इसको। कई बार क्या होता है कि समीकरण में आधी टर्म तो ऐसी होती है जिसको अपन डायरेक्ट समाकलन उसका कर पाते हैं, पर कुछ टर्म उसमें ऐसी साथ में लगी होती है जिसको अपन ऐसा लगता है कि अपन इसको डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाते। तो अपन क्या करते हैं कि उसको किसी टर्म से गुणा, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको गुणा करा देते हैं। तो जो टर्म जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, जो इंटीग्रेबल नहीं है, उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, जिसके कारण पूरी समीकरण का, और जो इंटीग्रेशन जिसका पहले ही हो रहा था उस पर उस टर्म को गुणा करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले भी इंटीग्रेबल थी और बाद में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के गुणा कराने के बाद में भी इंटीग्रेबल है। तो इस विधि द्वारा अपन उसको देख कर पहचानते हैं कि इसको अपन किससे गुणा करवाएं, ताकि अब इसको अपन इंटीग्रेबल बना सकें। जैसे अपन कुछ टर्म की बात करते हैं, जैसे x dy माइनस वाई डी एक्स, ये एक टर्म है जो अपन को कई क्वेश्चन में मिल जाएगी देखने को, सिंपल। अब ये इंटीग्रेबल नहीं है, बट अपन इसको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करा के पद मान लो ये दे रखा है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कुछ बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपन यहाँ पे पता करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मान लेते हैं उसका अवकलन क्या हो जाएगा, ठीक है, अवकलन रूप में उसको लिख देंगे। जैसे ये टर्म है, अब इसको देखिए, इसके साथ ये टर्म इंटीग्रेबल नहीं है, पर इसके साथ में जो टर्म है वो इंटीग्रेबल है। तो इसके कारण क्या पूरी समीकरण का क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं हो पाता, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण वो हल नहीं हो पाती। तो अपन इसको देखो, अपन अगर 1/x² से इसको गुणा करवा दें इसमें टर्म में, और पहली वाली टर्म भी x की टर्म हो मान लो, उसको x² से गुणा कराओ तो इंटीग्रेबल ही रहेगी। तो अपन इसको गुणा करवाते तो ये क्या बन जाएगा, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x²। तो ये अपन इसको ये लिख सकते हैं y अपॉन x। आप वापस इसका अवकलन करोगे तो आपको पता है यही टर्म बनेगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, नीचे वाली अंश ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, तो अंश ऐसा का ऐसा, हर का अवकलन माइनस हर ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन ऊपर तो आ जाएगा, नीचे फिर क्या आता है, नीचे बट्टे में क्या आता है, हर का स्क्वायर। ये देखो, तो अपन इस टर्म को ये लिख पा रहे हैं। पहले यही यहाँ पे इंटीग्रेबल नहीं थी, पर अपन इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1/x² से गुणा करा रहे हैं, तो इसको अपन इंटीग्रेबल के रूप में लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार अपन इसी टर्म को अपन गुणा कराएं 1/y² से, तो ये x dy माइनस वाई डी एक्स x²। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, y को बाहर लेना पड़ेगा। उसके बाद में इस टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं,
माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे वाई डी एक्स बन जाएगा, चाहे भले ही अभी इसको एक बार ले लेते हैं अपन इसको। तो क्या आ जाएगा y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन सॉरी नीचे वाई स्क्वायर से गुणा करवाया था वाई स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख पा रहे हैं डी एक्स अपॉन वाई। और सीधा सा सिंपल सा तरीका याद रखने का, अगर अपन 1/y स्क्वायर से गुणा करवा रहे हैं तो नीचे 1/x स्क्वायर से गुणा करा तो नीचे x आएगा, 1/y स्क्वायर से गुणा करा रहे हैं तो नीचे y आएगा। इसी प्रकार तीसरा अपन x y से भी अगर इसको गुणा करवाएं नीचे तो भी इसको आसानी से अपन क्या कर पाएंगे हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/y स्क्वायर 1/x दोनों लॉग की टर्म में बन जाएंगे। और इसका जो सॉल्यूशन इसको अपन लिख लेते हैं पहले x dy y dx अपॉन एक्स वाई। इसको अपन अलग अलग हल कर पाएंगे तो क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये क्या हो गया, अगर अवकलन इसको लिखें अपन अवकलन के रूप में तो ये क्या आ जाएगा वाई, वापस इसका अवकलन करें तो अपन वाई बन जाएगा, यही log x। तो इसको अपन क्या लिख पा रहे हैं log y अपॉन x। अगर ये y पहले यहाँ लिखा हुआ हो x बाद में लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा x अपॉन y। तो इस टर्म को अपन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं इन टर्मों से इसको गुणा करवाने पे ये क्या बन रही है इंटीग्रेबल बन रही है। वापस इसका समाकलन डायरेक्ट इसका समाकलन करेंगे y अपॉन x अपन को मिल जाएगा। इसी प्रकार देखो और भी टर्म है, इसको जिससे गुणा करवा के अपन इंटीग्रेबल बना सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इसको गुणा करवा लो तो भी अपन इसको इंटीग्रेबल बना सकते हैं। जैसे x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन अवकलन के रूप में लिख सकते हैं tan इनवर्स। अगर यहाँ पे पहली टर्म है तो यहाँ पे बनेगी 1/y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे पहली टर्म x की है तो नीचे वाली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी x आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में अगर ये रहेगा तो ये डी क्या बन जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन, और यहाँ पे जो पहली टर्म है वो बटे में आ जाएगी। ठीक है, ये तो ये भी इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कई बार इसके बाद ज़रूरत पड़ जाए अपन को गुणा करवाने की। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में बहुत आसान है, देखते ही पता चल जाएगा, पता चलते ही अपना क्या हो जाएगा डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद में और भी कई इसके 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को आप गुणा करवाते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो देखो ये बन जाएगा आपका 1/2 log, आपने ये इसका अवकलन किया होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस रूप में आप इसका वापस अवकलन करोगे तो देखना यही टर्म बनेगी इसका। तो 1/y को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से को भी आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सकते हो, उससे भी ये इसका अवकलन हो रहा है। तो ये वापस क्या बने 1/, इसका वापस अवकलन करोगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो इसका एक ये सीधी सी बात है। अब अपन इसका एक साइन इनवर्स के रूप में भी एक बना सकते हैं, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एक इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समाकलन के रूप में साइन इनवर्स वाई अपॉन
एक्स, जो टर्म बाहर ली हुई है ए समाकलन के लिए वाई अपॉन एक्स, वही यहाँ पे एक्स है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे वाई तो वाई आ जाएगा, इसका यही रहेगा, ये ऐसा कुछ चेंजमेंट इसमें और नहीं होगा। तो ये एक समीकरण है जिसमें अपन इतने सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम में ले सकते हैं। तो अपन को समीकरण को देख के, जैसे इसका नाम ही है निरीक्षण विधि, देख के पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से अपन कौन सा वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम में लें, ताकि वो सब उस समीकरण को अपन क्या कर पाएँ, सरल कर पाएँ। अब दूसरा पद अपन लें तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वैसे तो ये डायरेक्ट ही इंटीग्रेबल है, पर इसके भी कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जैसे 1/x(y) की पावर n, ठीक है, n कुछ भी ले लो, इसकी कितनी भी घात ले लो, 1/xy ले लो, 1/x² ले लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स की पावर वाई एक्स वाई की पावर n। तो अब इसका अवकलन के रूप में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान, ऊपर तो -1 रहेगा ऑलवेज, यहाँ पे n-1 साथ में रहेगा, और एक्स वाई की पावर सिर्फ एक कम कर देनी है। ये जब n क्या नहीं हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 नहीं हो, तो अगर 1 होगा तो क्या होगा, अलग से कर लेते हैं, डी वाई अपॉन एक्स वाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस वाई, इसका अवकलन करेंगे 1/x प्लस वाई, फिर इसका करेंगे तो एक्स वाई आएगा, log x वाई आएगा, सॉरी यह आ जाएगा log x वाई। उसके अलावा अगर उससे एक से ज़्यादा अगर इसकी पावर है नॉट इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला अपना लग जाएगा 2, 3, 4 के लिए, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे इसका भी एक तो है ही है, वैसे खुद ही ये इंटीग्रेबल है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dx इंटू वाई, वापस इसका अवकलन करो तो इसको dxy भी अपन लिख सकते हैं, dx इंटू वाई, सॉरी कोमा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोमा नहीं, d इंटू एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही इसका एक जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होता है 1 - x² डिपेंड करता है कि आप अपन क्या यूज़ वहाँ पे कर रहे हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सॉरी प्लस है यहाँ पे, माइनस से तो सरोली नहीं होगा, 1 - x² y², इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। इसका वापस आप इंटीग्रेशन करोगे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 एक्स है तो 1/x √(1 - x²) होता है ना, वैसे इसका एक्स वाई है तो ये एक्स वाई के रूप में इसका हो जाएगा अवकलन, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और भी टर्म है जिसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार अपन देख लेते हैं, ये देखना ज़रूरी है, अगर ये नहीं पता होंगे तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे बाद में। इसी प्रकार एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स वैसे खुद भी ये इंटीग्रेबल है, ऊपर नीचे क्या करवा दो, 2 से गुना करवा दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, 1/2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस y² का खुद इंटीग्रेबल है, पर इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मौजूद है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/x² प्लस y² की पावर n, तो इसका जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अवकलन के रूप में इसको कैसे लिख देंगे अपन की पावर, वही सेम जैसे पिछले लिखा था, -1 रहेगा, यहाँ पे 2 चलता रहेगा, n-1 x² प्लस y² की पावर n-1, जब n नॉट इक्वल टू क्या हो 1 हो, और 1 हो तो अपन इसको अलग से कर लेंगे, n बराबर 1 हो तो अपने पास क्या आ जाएगा,
एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शायद वही लोग बन जाएगा, 1/2 रहेगा साथ में, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका टर्म बन जाएगा। अब कुछ और भी टर्म है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये लेना, जैसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई है, दिख रहा है ये इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ में डी एक्स है। तो इसमें अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या काम में लें कि ये इंटीग्रेबल बन जाए, तो 1/x स्क्वायर वाई की घात 4 आप इसमें काम में लेते हो, तो देखो ये समीकरण क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर वाई की घात 4। तो इसको देख के ही एंस वही बात है कि तो एंस और हर में बनने वाला है, तो एंस और हर में से भी बात करें तो यहाँ पे एक्स एक ही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है ये अवकलन के रूप में, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये नीचे वाली टर्म ही बन रही है, नीचे भी क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का झंझट यहाँ पे हुआ नहीं, तो पहली वाली टर्म तो माइनस की टर्म आ जाएंगी दोनों की दोनों ही, ये इसका क्या आ जाएगा अवकलन हो जाएगा। तो पहले ये इंटीग्रेबल थी नहीं, अपन ने इसमें 1/x स्क्वायर वाई की पावर 4 को ऐड करवाया, गुणा करवाया, तो ये क्या हो गई इंटीग्रेबल हो गई। ऐसे नंबर 5 अपन देखते हैं, समीकरण 2x वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, इसको भी इसी की तरह देखो सेम इसका रूप लगभग एक जैसा सही है, तो इसको भी अपन किससे 1/x स्क्वायर इसका क्या हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, तो इसका मान क्या बन जाएगा 2xy डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। देख के पता चल गया कि मतलब क्या है, इसका नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब नीचे तो एक्स आएगा और ऊपर यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ऊपर का अंश और हर में से पहले अपन किसको करते हैं, यहाँ पे ये देखो y का वाई स्क्वायर का अवकलन हुआ, तो इसका मतलब पहले अंश क्या था वाई स्क्वायर था, तो अवकलन के रूप में लिखेंगे तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर, नीचे क्या है अंश, ऐसे ही तो करते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो हर ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन, फिर अंश ऐसा का ऐसा माइनस आ जाएगा अंश ऐसा का ऐसा हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ये देखो। तो ये इस प्रकार अपन है ना इसको बना सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख के पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। ऐसे ही 2xy डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, सॉरी यहाँ पे डी एक्स। अब ये इस टर्म की बात करें तो देखो इसमें नीचे के टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ऊपर इसमें वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे लास्ट में अंश का अवकलन होता है, तो नीचे क्या है वाई है, तो नीचे क्या आ जाए, इसको किससे गुणा करवाएं वाई स्क्वायर से गुणा करवाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy वाई स्क्वायर से गुणा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि नीचे अंश का क्या होता है अवकलन करते हैं तो स्क्वायर होता है, तो वैसे चाहिए अपन को एक ही वाई था, टी वाई अवकलन एक का ही हो रहा है, पर ये नीचे वाली टर्म में अपन ये गुणा कराएंगे तो नीचे टर्म में जुड़ेगा, तो इसका अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर की टर्म के रूप में गुणा करवा रहे हैं ताकि इसका अवकलन करें तो क्या बन जाएगा नीचे वाई बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा वही अंश पहले कि यहाँ जिसका भी यहाँ पे पहले अवकलन हुआ है, किसका अवकलन यहाँ पे पहले हुआ है एक्स का, तो वो भी किसका 2x डी एक्स हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही साथ में अपन साथ की कोई बात करें और एक कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर लें, अब पद लें जिसको अपन इंटीग्रेबल नहीं हो, तो ये देखो 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई, ये इंटीग्रेबल है क्या, नहीं, पर माइनस आते ही ऐसे टर्म इंटीग्रेबल नहीं बचती, अगर प्लस होता तो ये इंटीग्रेबल हो सकता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो सकता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट अवकलन इसका डायरेक्ट हो सकता था, पर ऐसा है नहीं। देखो इसमें 2 पहले एक्स स्क्वायर
इससे याद रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन होता अगर ये बीच में प्लस होता तो अपन को नीचे से किससे गुणा करवाएं ताकि ये अवकलन के रूप में इसको अपन लिख सकें। इसका मतलब अब अंश हर वाला काम में लेना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे देखो पहले किसका अवकलन हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर का, तो नीचे शोरली क्या था, एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर को अपन किसके गुणा करवा रहे हैं अंश नीचे है हर में, तो गुणा करवाएंगे तो 4 टर्म होगी तभी अपन उसको लिख पाएंगे। नहीं पहले यहाँ पे अंश का अवकलन होता है तो हर में देखेंगे, हर वाई है ना, हर का अवकलन बाद में होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि किस वाई हर क्या था वाई, तो वाई की घात मैंने क्या ले ली 4, तो इसको अपन 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई, हर में घात कितनी आ जाएगी 4। अब इसको सिंपल सी बात है, नीचे तो वाई स्क्वायर आएगी, ऊपर किसका, यहाँ पे ऊपर जो टर्म आएगी वो यहाँ पे थी, किसका अवकलन हुआ एक्स स्क्वायर का, इसीलिए तो 2x डी एक्स आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ। 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, इसी का ही मैं एक इसको माइनस रूप में लिखना पड़ेगा, या मतलब मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, जहाँ पे डी एक्स था वहाँ पे x की जगह y की जगह x, ताकि अपन इसको 1/x⁴ के रूप में और लिख सकें, क्योंकि ये भी इसका तरह ही है, मैंने कोई अलग से नहीं किया इसको, लेकिन इसमें भी आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या लूँ। तो इससे कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से इसमें लास्ट में अवकलन x को आ तो नीचे क्या लेना, x की घात 2 का अवकलन हुआ तो अपन को उसकी डबल लेनी है 4, वही इसका अवकलन के रूप में रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 एक्सपोनेंशियल के रूप में भी, जैसे एक्स ई की पावर वाई डी वाई माइनस, वही माइनस बीच में आ गया तो श्योर है कि अंश अपॉन हर की चीज़ बनेगी। पर देखो अंश में तो क्या चल रहा है, पहले किसका अवकलन हुआ ई की पावर वाई का, तो ऊपर तो ई की वाई चल रहा है, नीचे डी एक्स का, तो वो भी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा डबल। इसको गुणा करवाएंगे अपन एक्स ई की पावर वाई डी वाई माइनस ई की पावर वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो इसको अवकलन के रूप में क्या लिख सकें, ई की पावर वाई अपॉन एक्स। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार अगर देखते ही पता चल रहा है कि इससे नीचे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इतने करने के बाद में एग्जाम्पल छोड़ो, अपन ऐसे जनरली पदों को देखे भी, अब इसमें भी पता चल रहा है कि माइनस बीच में है तो अंश अपॉन हर वाला अवकलन होगा। तो यहाँ पे किसका अवकलन पहले हुआ है, यहाँ पे ई की पावर एक्स का हुआ है, तो ई की पावर एक्स का पहले अवकलन होगा, वो तो अंश के पद था। यहाँ पे किसका हुआ वाई का, तो नीचे क्या था वाई, और उसको अपन किस में लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, क्योंकि अवकलन करने के बाद में हर वाले टर्म का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है अपन वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन ई की पावर एक्स अपॉन वाई। तो इस तरीके से निरीक्षण करके, मतलब इन सबों को देख के अपन ने पता लगाया कि इनके ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे। अपन छोटे छोटे 2 एग्जांपल लेंगे, उसी से अपन को सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर अपन ने फर्स्ट लिया, इसमें देखो समीकरण लिखी हुई है वाई एक्स डी एक्स एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये समीकरण लिखी हुई है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे वाई एक्स है, यहाँ पे भी वाई एक्स है, साथ में यहाँ पे एक्स डी वाई है, यहाँ पे वाई डी एक्स है। तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में से तो ये तो कॉमन आ जाएगा, पर जो यहाँ पे क्या आएगा देखो एक्स डी वाई प्लस का है, यहाँ पे क्या जाएगा वाई डी एक्स प्लस है। मैंने क्या किया, एक इनको बाहर वाले टर्म को 1 से गुणा करवा के दोनों को साथ में रख लिया, फिर प्लस यहाँ की प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे वाई एक्स है, तो मैंने ये क्या कर लिया बाहर रख लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये टर्म इंटीग्रेबल है, ये टर्म भी ये पूरी टर्म इंटीग्रेबल है। ये किसका अवकलन के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं अवकलन ऑफ एक्स वाई के रूप में। अभी मैं लिखूँगा नहीं, काटूँगा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, इसको वापस अवकलन करेंगे तो यही बनेगा। बट
ये क्या नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है, माइनस आ गया। इसका मतलब अंश अपॉन हर वाली टर्म बनेगी, अंश वाली हर वाली टर्म में भी साथ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अपन को देखना है कि एक्स वाई के रूप में इनकी कोई ऐसे अंश अपॉन हर के रूप में टर्म बन सकती है या नहीं बन सकती, जो इसको भी क्या नहीं करें, प्रभावित नहीं करें। तो अपन को देखना है कि देखो अपन ने पढ़ा था अभी क्या चाहिए, एक्स वाई की टर्म चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं करता पड़ता, आप चाहे एक्स की पावर, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें अपन आप क्या ले लो, एक्स की पावर कुछ भी लो, चाहे एन ले लो, बट यहाँ पे अपन को कितनी टर्म चाहिए, इसकी पावर कितनी अपन ले सकते हैं, डिपेंड उस पर करता है। इसकी पावर भी अपन जैसे एक्स वाई की पावर अपन एक ही ले सकते हैं, ठीक है, इसकी पावर तो एन लो, फिर भी इंटीग्रेबल ही रहेगा। पर इस यहाँ पे एक पावर तो इससे कट जाएगी, पर अपन को एक पावर और चाहिए ताकि अपन इसको इंटीग्रेशन कर सकें। देखो अपन ने ये जब एक्स डी वाई वाई माइनस वाई डी एक्स वाली टर्म की थी ना, तब अपन ने ध्यान दिया हुआ, ये देखो आपने ये लगा सकते हैं इंटीग्रेट फैक्टर, ये इससे भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो अपन क्या ये वाला यूज़ करेंगे ना आराम से, यही चाहिए अपन को, ताकि अपन क्या कर सकें, यहाँ पर इसको एक घात से तो ये कट जाएगा, तो इसकी घात अपन क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे गुणा करवाएंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, ये समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1 को 1/xy की होल स्क्वायर से गुणा कराने पर ये क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कितने से गुणा कराओ, ये इससे एक पावर कट जाएगी, बच जाएगा क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे इसका समाकलन मैंने, यहाँ पे 1 था तब क्या बन रहा था, log एक्स वाई। अब 1 से ज़्यादा होता है तो मैंने क्या होता था, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अवकलन के रूप में, ऊपर -1 n-1 में से n 2 है तो एक में से 2 में से एक गया, एक बच गया, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स वाई की पावर भी n-1 तो एक घात यहाँ पे बच जाएगी, इजिकल टू 0 चल रहा था तो 0 चलता रहेगा डी। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको, इसका अवकलन क्या था, 1/log है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी नो माइनस है ना, तो log, और इसके बाद इसका वो क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के रूप में लिखा था, तो अच्छा अलग अलग इसको वही तोड़ करके log किसके रूप में हो जाएगा, y/x के रूप में हो जाएगा। पहले क्या था, y/x, क्या ऐसे जैसे इसको तोड़ोगे तो यहाँ ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/y, तो पहली टर्म y, यहाँ पे y से y कट जाएगा 1/x, यहाँ से इससे भी देख सकते हो तो क्या आ जाएगा y/x, यहाँ पे क्या चल रहा है 0। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो समाकलन ऑफ ये समाकलन इस अवकलन से कट जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा -1/xy प्लस ये अवकलन समाकलन से कट जाएगा log y/x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल सी, ये क्या आ जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपन इसको देख के ही पता लगाएंगे कि इसको किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कराएं ताकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो जाए। देखो ये ध्यान देना है, एक छोटा सा और एग्जांपल इसका सेम ऐसा लेते हैं ताकि इसको अपन कर पाएँ। मैं ले लूँ जोधपुर 2010 में आया हुआ एक एग्ज़ाम्पल, जोधपुर 2010 में आया था, ये एग्ज़ाम्पल है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस log एक्स डी एक्स बराबर 0। ये तो लगभग वैसा ही है, पर इसको देख के अपन को पता चल जाएगा कि इसका अपन यूज़ कैसे करें इंटीग्रेटिंग फैक्टरों का। देखो ये देखो वाई डी एक्स एक्स डी वाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग अब फैक्टर अपन ने पढ़े थे 1/x² भी होता है, 1/y² भी होता है, 1/xy भी होता है, पढ़े थे। इस पे कौन किसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ x की टर्म है, तो इसमें x की टर्म को आप गुणा करवाओ तो भी ये इंटीग्रेबल ही रहेगा, पर अपन ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसको ऐसी टर्म से गुणा कराना है ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए। तो 1/x² से आप इसको गुणा करवाओगे, ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा,
क्योंकि इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो इंटीग्रेबल ही रहेगा, एक्स की किसी भी टर्म से गुणा करवाओ। तो इसको अपन इससे गुणा करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण कराने पे ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, जैसे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसकी बात करें तो नीचे तो क्या आ जाएगा, तो पहले यहाँ पे क्या हो रखा है, अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन मतलब इसको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। नहीं तो हर का अवकलन पहले हो रखा है ना इसमें, तो हर तो अब बाद में होता है हर का अवकलन, अंश अपॉन हर वाला, उसमें भी तो ध्यान देना पड़ेगा अपन को। डी एक्स बराबर में 0 चल रहा है, चलता रहेगा। अब देखो अंश का अवकलन हर ऐसा कैसा माइनस हर का अवकलन अंश ऐसा कैसा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस से अंदर ही ले लेते हैं, अवकलन के रूप में क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स। इसका अवकलन करो वापस ये का यही आएगा, माइनस बाहर निकाल के करोगे तो, क्योंकि एक मिनट ठीक है, ये आ जाएगा इसका अवकलन प्लस log x dx बराबर 0। इसका अब देखो ये इंटीग्रेबल हो गया, ये तो ऑलवेज इंटीग्रेबल है, तो समाकलन करने पे क्या हो जाएगा, करने पर ये एग्जैक्ट बन गया। तो आप सोच रहे हो एग्जैक्ट वाला मेथड क्यों नहीं काम में ले रहे हैं, वो ले सकते हैं, एकदम सही बैठेगा, आप करके देख सकते हैं। पर जब अपन सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं तो अपन पहले ये करेंगे ना, अपन इतने बड़े लफड़े में क्यों पढ़ेंगे, यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन डी डेल वाई निकालेंगे, फिर उसको डेल वी एक्स निकालेंगे, ऐसा क्यों करेंगे जब डायरेक्ट हो रहा है, अपन देख पा रहे हैं डायरेक्ट हो रहा है ये एग्जैक्ट इक्वेशन, अपन ने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करते एग्जैक्ट में बदल गई है, सारी इक्वेशन ऐसी होंगी। पर मैक्सिमम का अपन को डायरेक्ट ही, मैक्सिमम क्या सभी का डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन आप देख पाएंगे। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इसका अवकलन करना है तो इसको अवकलन के रूप में लिख दो, आगे कोई कांस्टेंट काम में ले लो सी, क्योंकि अपन ने अवकलन यूज़ कर दिया यहाँ पे वाई अपॉन एक्स। इसका अवकलन करने के लिए मैं पुट कर दो, इसमें पुट कर दो log x इज इक्वल टू टी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स बनेगा वो डी टी के बराबर आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पुट करके फिर ये इसको करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे log x की जगह टी आ जाएगा, नीचे x एक x बचेगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर t, ऊपर आएगा तो e की पावर माइनस टी, डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी, इसको साथ में क्या चलता रहेगा -1 चलता रहेगा, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो पहला ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म हो जाएगी, तो पहले टर्म ये माइनस की टर्म है ऊपर, तो फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी, इसका अवकलन जिसकी वजह से ये माइनस हुआ है, फिर माइनस समाकलन पहली टर्म का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो ये फिर माइनस का टर्म बन जाएगा वाई एक्स माइनस टी e की पावर माइनस टी, तो माइनस ये फिर माइनस का बन जाएगा e की पावर माइनस टी डी टी, फिर t का मान वापस से पुट कर दो, t का मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से y अपॉन एक्स, t का मान था log x और यहाँ पे log x पुट करेंगे तो यहाँ पे t का मान पुट करेंगे तो log x की ये आती थी तो x इनवर्स x से कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनवर्स, यहाँ ऐसे यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स डी टी सी वन एक्स सब में, तो इसका यहाँ पे भेज दो और log x माइनस 1 सॉरी डी टी क्या सॉल्यूशन होगा ना इसका, तो डी टी कहाँ से रख दिया, सुनो चल गई थोड़े x, ये सारी टर्म इधर आ जाएंगी, क्या आ जाएगा y प्लस log x प्लस 1 प्लस सी वन एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी अपनी
निरीक्षण से अपन कोई इक्वेशन अगर इंटीग्रेबल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको एग्जैक्ट बनाने का तरीका। तो हर इक्वेशन को देख के आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको जो टर्म मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में वो दिमाग में, तो उनके अलावा कोई टर्म आपको, उनके अलावा बहुत ही कम चांसेस है जिसमें आपको दिमाग लगा के खुद को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने पड़ेंगे। मैक्सिमम उन्हीं में से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।